हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर। हमारे नहीं, आपके चैनल पर मार्क्स वाले मास्टर पर। ठीक है ना। करना क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं अनसॉल्व पेपर को पढ़ रहे हैं और हमने भौतिक विज्ञान का पहला वाला अनसॉल्व खत्म कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे आप, तो उसको देख के आ जाइए, क्योंकि मैं शुरू करने जा रहा हूँ अगला वाला सेट, मतलब शुरू होने जा रहा है। इत्मीनान के सहूलियत से ऊर्जा के साथ, कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को आपको देखना होगा। और अगर आपको स्पीड स्लो लगती होगी तो आपको स्पीड बढ़ा लेनी होगी। कॉर्नर पर जाकर के आराम से आप स्पीड को बढ़ा सकते हो, लेकिन हाँ, नियंत्रण के साथ पढ़ाई करोगे तो निश्चित तौर पर टॉप करोगे। ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा, बस इतना सा बोलूंगा। अगर पीछे का देख के नहीं आए हो तो आराम से जाके वीडियो देख के आ जाओ, क्योंकि एक सवाल बताने में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, वो आपको क्लियर रहेगा तो आपको कन्फर्मली आएगा। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम आपको एक ट्रिक बताते हैं क्या वीडियो की शुरुआत में, क्योंकि हम गांव वाले हैं तो ट्रिक भी गांव वालों वाला ही मतलब बताया जाता है। देखो यहाँ पे वीमी सूत्रों का ट्रिक आपके लिए बनाया गया है, जानते हो या? इसको पढ़ लोगे, देख लोगे, मजा आ जाएगा। और मजा लाने के लिए भैया हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना जी। और जब पढ़ाई मजे के साथ होगी ना तो और मजा आता है भाई। तो यहाँ तो क्या लिखा है, कल्लू, यहाँ पे भाई रुको लिखा है, कल्लू शीतल के खेतवा विभव और फलाने पटरिया लिए वे। कल्लू शीतल के खेतवा कौन कौन? विभव और फलाने पटरिया लिए वे। मतलब क्या? कल्लू माने यहाँ नाम रखे कूलाम नियतांक, शीतल माने क्या? वैद्युतशीलता हो गया। खेतवा मतलब क्षेत्र होता है तो वैद्युत क्षेत्र हो गया। विभव माने क्या? विभवांतर हो गया। फलाने माने क्या? वैद्युत फ्लक्स हो गया फलाने माने भाई। अब पटरिया माने क्या? प्रतिरोध का हो गया मेरे भाई। तो करना क्या है, यहाँ पे आपको देखना है इत्मीनान से। यहाँ देखो, यहाँ पे 2 के लिए 1 2 3 4 लगाना। और जानते हो बहुत ही अच्छा ट्रिक है, यहाँ पे जानते हो 1 2 3 4 1 2 3 4 इन दोनों के लिए। यहाँ पे इवन पर लगाना माइनस, यानी सम संख्या पर माइनस, और यहाँ पे ऑड पर माइनस, यानी क्या बोलो, विषम संख्या पर माइनस। वैद्युत क्षेत्र वाला है तो यहाँ पे आपके लिए करना क्या पड़ेगा, एक आएगा आपका 11 11 13 आएगा यहाँ से, देखो फिर 11 23 आएगा, फिर 11 33 आएगा, फिर लास्ट वाला जानते हो क्या आएगा, 11 आपका 22 आएगा मित्रों, नहीं 12 23 आएगा, ये आएगा 12 23 आएगा, ठीक है ना। अब करना है क्या है, कुछ नहीं करना है, ए वाले पर लगा दो माइनस, ए वाले पर क्या लग जाएगा बोलो, माइनस, और टी वाले पे क्या लग जाएगा बोलो, माइनस। काम खत्म हो गया। 11 13 11 23 11 33 12 23, ए वाले पर माइनस और टी वाले पर माइनस। आपके 6 सूत्र तैयार हो गए, आप 6 नंबर पा जाओगे। अब बहुत ही कमाल का ट्रिक है, आप इसको याद कर लीजिए। अब चलते हैं आपके सेट नंबर 2 पर मित्रों। सेट नंबर 2 पे यहाँ पे आपके सामने कुछ बन के दिख रहा होगा, पेपर पूरा चिपका दिया गया है और यहाँ पे टिक पहले से लगा दिया गया है, मतलब गलती से लगा दिया गया है। ऐसा नहीं कि हम लोग नकल करते हैं, यहाँ से बच्चे का था, बच्चे टिक लगा दिया था। तो यहाँ पहला सवाल मित्रों क्या है, ध्यान दीजिएगा। हर सवाल का सॉल्यूशन आपको मिलना तय है भाई। बोलता है 1 अपान क्या, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो पहली बात ये जानिए क्या होता है, 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये प्रकाश का चाल है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन हमको कर्ली हटानी है तो दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो 1 अपान क्या, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होता है यहाँ पे मित्रों, ये हो जाएगा आपका मीटर का स्क्वायर अपान सेकेंड का स्क्वायर। इसका मान वैसे होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। पहला वाला ऑप्शन भैया आपका सही हो जाएगा। आगे आइए, दूसरा वाला क्या बोलता है, समीकरण E बराबर PC, E बराबर क्या बोलो, PC, जहां E PC क्रम से ऊर्जा, संवेग एवं प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे ऊर्जा किसकी है बोलो, फोटॉन की होती है साहब। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहला ऑप्शन लागू होता है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन व फोटॉन के लिए? बिल्कुल नहीं भाई साहब, दोनों के लिए नहीं होता है, फोटॉन के लिए, परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। हाँ, फोटॉन के लिए होता है भैया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होता है। फोटॉन के लिए E बराबर PC
फार्मूला यूज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के लिए ये फार्मूला यूज नहीं होता भाई। आगे आइए, जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि होती है, भाई साहब जानते हो धातु का यानी कि मेटल का, मेटल माने क्या धातु, और ये क्या बोलो सेमीकंडक्टर माने क्या अर्धचालक है मित्रों। दोनों के तापमान को अगर बढ़ाया जाएगा, तापमान को बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घट जाए, इनका प्रतिरोध बढ़ जाता है भाई। मतलब कि धातुओं का तापमान बढ़ाने पर इन लोग का जो प्रतिरोध है ना भैया वो क्या होता है बोलो बढ़ जाता है, इनका घट जाता है। प्रतिरोध का बढ़ जाना मतलब चालकता घट जाती है, यानी कि धातु की चालकता घट जाती है, चालन क्षमता घट जाती है, अर्धचालक की बढ़ जाती है, क्योंकि इनके आर का मान कम होता है तो करंट और ताप बहता है। इसलिए जब धातुओं को गर्म करोगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और जब मतलब अर्धचालक को गर्म करोगे तो घटेगा। जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो चालकता घट जाएगी, और यहाँ जब प्रतिरोध का मान घटे, प्रतिरोध माने बाधा होता है भाई, जब वो घटेगा चालकता बढ़ जाएगी। आगे वाले पे घ वाले पे, घ वाला क्या बोलता है, दर्शाए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है भाई। ए व बी के मध्य, ए यहाँ है और बी यहाँ है, ध्यान दीजिएगा। आपका ये प्लस वाला बैटरी का यहाँ आ रहा है, बैटरी का प्लस वाला मित्रों आपका यहाँ पे आ रहा है, जानते हो। और धारा मतलब यहीं से जाने वाली है, और धारा जब आगे जाएगी तो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये आपका पश्च वाले अभिनत में है, पश्च वाले अभिनत में धारा नहीं बहती है तो एक कट जाएगा भाई, यानी कि 10, यहाँ देखो भाई 10 ओम खाली बच रहा है। तो ए और बी के बीच खाली कौन रहा, अरे भाई जब इस वाले ब्रांच में करंट जा ही नहीं रहा है तो इसका मतलब कुछ नहीं बनेगा, तो आपके परिपथ का प्रतिरोध क्या आएगा, केवल 10 ओम का आएगा। ठीक है मित्रों। अब यहाँ पे देखो भाई ट्रांजिस्टर का सवाल हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, कोई बात नहीं भाई। अब यहाँ देखो मीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए। मीटर मतलब जो होता है इसका जो परिणामी यानी जो नेट वाला प्रतिरोध क्यों कम होना चाहिए, क्योंकि यह मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है, यानी जो धारा मापता है उनमें बहुत मतलब कि उलट पुलट नहीं करेगा। अगर कम रहेगा तब, ज्यादा कर दोगे तो नाप ही नहीं पाओगे यार, इसीलिए कम करते हैं ताकि जो आप धारा नाप रहे हो उसको अच्छे से नाप सके। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। तो बाकी अधिक गर्म और से मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस इसलिए जानिए क्या होता है, बोलिए कि यह मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है भाई। और मजे के साथ ऊर्जा मत गंवाइएगा, आराम से पढ़िएगा, क्योंकि ऊर्जा गंवाने से क्या होगा, नुकसान होगा भाई। तो यहाँ पे सवाल नंबर जो खंड ब पे हम लोग आ गए, बड़ी खुशी की बात है, खंड ब लगाने जा रहे हैं। और अगर आपको कहीं पर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य बताइएगा, ताकि हर समस्याओं का समाधान किया जा सके। मैं यही चाहूँगा मेरे प्यारे मित्रों कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप निश्चित तौर पे आगे जाएंगे। हमारी बड़ी मनोकामना यही है, तहे दिल से हमारी मनोकामना यही है। तो यहाँ देखो भाई दूसरे का क हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरे का क्या क, उत्तर देने वाला होगा उत्तर देंगे, सॉल्व करने वाला होगा तो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भैया सॉल्व आंसर जो भी बनेगा। पहला कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग। पहली बात कोणीय संवेग का फार्मूला L बराबर क्या होता है, NH/2π होता है। तो कह रहा है न्यूनतम के लिए, न्यूनतम मान n का मान 1 होता है, हम बोलेंगे न्यूनतम के लिए क्या बोलेंगे, न्यूनतम के लिए क्या होता है बोलो भाई, an बराबर 1 होता है, इसलिए L बराबर क्या आएगा, H/2π आएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा मित्रों, पहले वाले का आंसर बन गया। ख वाले पे आते हैं। ख वाला क्या बोलता है, ख वाला कहता है लेंस के प्रकाशीय केंद्र को परिभाषित कीजिए, लेंस के प्रकाशीय केंद्र को परिभाषित कीजिए। तो देखो भाई ये मान लो आपका ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये आपका अवतल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष मान लेते हैं, ठीक है ना। तो बोलेंगे लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु, अगर मान लो समान उत्तल समान अवतल है तो ये बिंदु यहाँ मिल जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि मिले। मान लो कोई मतलब कि यार यहाँ पे छोटा मोटा कर मतलब कि समतल लगा दो, अवतल लगा दो, समतल उत्तल लगा दो, तो मतलब कि जानते हो जब इन दोनों में कोई वेरिएशन आएगा तब वो मतलब कि वो बिंदु ए वाला बाहर भी हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें
विचलित नहीं होती हैं, सीधी निकल जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लेंस का प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? लेंस का प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं मित्रों। अब देखो भाई अगला सवाल क्या बोलता है? ग वाला कह रहा है 12, देखो यहाँ पे लिखा है C612 लिखा है, एंड जानते हो यहाँ पे लिखा है C614 लिखा हुआ है, ठीक है ना। में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दिखता है? में कितने प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के दिखता है? भाई देखो यहाँ पे, यहाँ ए वाला होता है द्रव्यमान संख्या, ऊपर जो लिखा होता है वो क्या होता है बोलो? द्रव्यमान संख्या में दो लोग मिले होते हैं, कौन कौन बोलो? यहाँ पे होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और क्या होता है बोलो? एंड नंबर ऑफ क्या होता है बोलो भाई? यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है। और नीचे वाला क्या है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो है, प्रोटॉन की संख्या भाई। तो अच्छा बताओ, अगर इसमें 6 प्रोटॉन होंगे तो 6 यहाँ क्या होंगे? 6 होंगे न्यूट्रॉन। यानी इस वाले में 6 न्यूट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, एंड क्या है? 6 प्रोटॉन है भाई। अब यहाँ इस वाले में देखो, यहाँ पे देखो 6 प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन से बचेगा 8 न्यूट्रॉन, तो यहाँ बचेगा, यहाँ आएगा 8 न्यूट्रॉन आएगा, एंड 6 क्या आएगा बोलो? प्रोटॉन आएगा। 8 न्यूट्रॉन आएगा और 6 क्या आएगा बोलो? प्रोटॉन आएगा, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा। तो इस वाले में प्रोटॉन न्यूट्रॉन भैया बराबर, यानी बोलेंगे इस वाले में 2 न्यूट्रॉन इनसे कम है। प्रोटॉन दोनों समान है, लेकिन इस वाले में क्या है? 2 न्यूट्रॉन कम है इनकी तुलना में, या फिर इस वाले में 2 न्यूट्रॉन इनकी तुलना में ज्यादा है भाइयों। अब चलते हैं अगले वाले पे। घ वाला कह रहा है, घ वाला बोलता है एक AMU द्रव्यमान छति से कितनी ऊर्जा निकलती है? अगर मान लो किसी नाभिक का जो द्रव्यमान है 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट खत्म हो जाता है, तो कितना ऊर्जा निकलेगा? तो बस आपका 1 नंबर का सवाल है, वो ताम झाम नहीं करने का, ये लगाना है क्या? 9 लगभग क्या 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या बोलेंगे? लगभग 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाने का मन करेगा। तो ई बराबर क्या होता है? mc का स्क्वायर होता है। यम माने यहाँ पे क्या 1 AMU है, 1 AMU कितना किलोग्राम होता है? c प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ बेटा स्क्वायर लगा देंगे, और 1 AMU में 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। 3 गुणे यहाँ पे 10⁸ का स्क्वायर कर देना, एक गुणा भाग कर लेंगे तो आपका 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हालांकि जूल में आएगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अब क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या ये होता है? 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जूल। तो आपको इस वाले फार्मूले से इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और वहां से मेगा वाले में, क्योंकि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है मित्रों। तो चेंज हो जाएगा, बट 1 नंबर का सवाल है, आप इतना लिख देंगे काम चल जाएगा आपका। अगला सवाल देखो भाई क्या बोलता है? वैद्युत क्षेत्र E बराबर 3I कैप प्लस 4J कैप न्यूटन पर कूलाम एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर 10I कैप मीटर से गुजरता है। इसका फ्लक्स देखो भाई, यहाँ पे अगर आप देखने को पा रहे हैं तो जो वैद्युत क्षेत्र अभी वेक्टर फॉर्म में दिया है और जो एरिया अभी वेक्टर फॉर्म में दिया है। वेक्टर फॉर्म में फ्लक्स वाला फार्मूला क्या होता है? मैं यही लगा दे रहा हूँ भाई, यही छोटा सा लग जाएगा। ये आपका अंग्या वाला सवाल है भाई। हम जानते हैं फाई बराबर क्या होता है? वेक्टर E डॉट वेक्टर A होता है। तो E का मान क्या बोलो? 3I कैप है, प्लस क्या है मित्रों आपका F4J कैप है, और यहाँ पे क्या लगाना है बोलो? डॉट, और यहाँ पे क्या 10I कैप। तो I कैप वाला I के गुणा करना, ये आएगा 30। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या बन जाएगा बोलो? कूलाम बन जाएगा। ये आपका छोटा सवाल था, लग गया पूरा, खंड ब खत्म हो गया। नॉर गेट हमारे सिलेबस में यार है ही नहीं, खत्म करो इनको। तो हमने क्या करा, मतलब हमने खंड ब खत्म कर लिया है। अब हम चलने जा रहे हैं मित्रों बहुत ही आराम से खंड, मतलब जो विषय होता है इसके बाद ना, तो खंड स पे हम लोग आ गए हैं। परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है, आपको इत्मीनान से सहूलियत से पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तकलीफें बढ़ेंगी, तकलीफ हम नहीं चाहते किसी की बढ़े भाई। तो यहाँ पे देखो स का है, स यानी स खंड का तीसरे का मैं क लगाने जा रहा हूँ। तीसरे क क्या बोलता है?
He+ जानते हो क्यों लिखा होता है? कहा है कि मतलब कि यहाँ पे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बैठेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। और जो भी हमने अपने सिलेबस में पढ़ चुका है, किसी का भी नियम जो आपने पढ़ लिया, बोर्ड-शॉप का नियम जो पढ़ लिया ना, एक ही इलेक्ट्रॉन वालों के लिए सही था, इसलिए यहाँ पे He+ लिखा होता है। और परमाणु का क्रमांक इनका 2 होता है, सही है भाई। कि प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा की गणना कीजिए। प्रथम उत्तेजित अवस्था, यहाँ पे बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, यानी जानते, ये मान लो हीलियम का नाभिक है, कोई बात नहीं, ये जानते पहली वाली कक्षा है, ये दूसरी वाली कक्षा है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रथम उत्तेजित वाली जो अवस्था होती है ना, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अब यहाँ जा चुका है, यही है क्या, फर्स्ट एक्साइटमेंट सेल वही होता है। यानी कि यहाँ पे n का मान 2, पहली बात तो फार्मूला क्या होता है ऊर्जा का, E बराबर क्या, Z² अपान क्या बोलो n² इंटू क्या, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अच्छा बताओ Z का मान क्या दिया है, 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर अपान n का मान क्या दूसरे में जा चुका है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, प्रथम उत्तेजित अवस्था पड़ गया है। तो 2 का स्क्वायर यहाँ भी लग जाएगा, माइनस का क्या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। मित्रों ये कट जाएगा पूरा, ये नेगेटिव का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आएगा। ये आंसर बस इतना याद रखना, प्रथम उत्तेजित वाली अवस्था तो यहाँ पे आने की पहले वाले में से दूसरे वाले में जा चुका होगा वहां पे, ठीक है ना। अगला ख वाला क्या बोलता है मित्रों, इसका ख वाला बोलता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह आवेग की परिभाषा दीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह आवेग जानते हो क्या होता है, हम बोलेंगे किसी चालक के, ध्यान दीजिएगा, किसी चालक के सिरों के क्रॉस बैटरी को जोड़ने पर, किसी चालक के सिरों के क्रॉस यानी कि सिरों पर बैटरी को जोड़ने पर क्या होता है बोलो, बैटरी के टर्मिनल को जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है, टर्मिनल को जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का अपवाह आवेग बोलते हैं। मैंने क्या बोला, किसी चालक के सिरों पर बैटरी के टर्मिनल को जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह चालक के अंदर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह आवेग बोलते हैं, ठीक है ना। और बोलता है अपवाह आवेग एवं धारा घनत्व में संबंध लिखिए, तो लिखना बस है भाई। तो जानते हो हम बोलेंगे चूंकि I बराबर क्या होता है बोलो, VDE होता है, I बराबर वीना को याद कर लो, I बराबर VDE ए को यहाँ लाइए, तो या फिर क्या बन जाएगा, I अपान ए बराबर क्या VDEN बन जाएगा। तो यहाँ देखिएगा मित्रों, I अपान ए क्या, यही घनत्व होता है, धारा घनत्व J बराबर क्या बन जाएगा बोलो, VDEN बन जाएगा। अगर कोई बोले N क्या है, तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है बोलो, जो आपका यहाँ पे E है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और VD क्या है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी इलेक्ट्रॉन का अपवाह आवेग है। ये कहानी खत्म होती है, ये आपको लिखना है। और परिभाषा जो मैंने बोला है आराम से सुन के अपने कॉपी पे नोट कर लो, दिमाग में नोट कर लो यार, कि बैटरी को जोड़ने के बाद चालक में जो भी इलेक्ट्रॉनों का आवेग होता है उसी को हम क्या, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह आवेग बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना भैया ले लो, वरना ये मत करना कि सर आप हटते नहीं हो यार। तो जल्दी से खत्म करते हैं, चलते हैं। अब आते हैं तीसरे के ग पर। तीसरे का ग क्या बोलता है मेरे भाई, तीसरे का ग जो है ना जी, ध्यान देना क्या बोल रहा है, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। भैया जरूर करेंगे यार। तो जानते हो पहली बात ये जानिए, ए आपका क्या बोलो डाइपोल है, माइनस क्यू और क्या बोलो प्लस क्यू, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ इनका क्या बोलो भैया, इनका सेंटर है, पूरी लंबाई क्या बोलो आपकी, पूरी लंबाई 2l है, ठीक है ना जी। अगर पूरी लंबाई 2l तो भी क्या आएगा, l आएगा, और ये क्या आएगा बोलो, l आएगा, ठीक है ना। कह रहा है यहाँ पे इनके अक्ष पर एक पॉइंट आपको पकड़ना है P, ठीक है ना, आपको निकालना है E एट पॉइंट P क्या होगा, तो कोई बात नहीं। और जानते हो सेंटर से R दूरी पर है, सेंटर से कहाँ पर है बोलो, R दूरी पर है। करना कुछ ना है, इसको पहला वाला आवेश मान लो, इनको दूसरा वाला मान लो। तो हम बोलेंगे मतलब कि पोटेंशियल फॉर मतलब कि पॉइंट मान लो 1 वाला मान लो, तो क्या आएगा, किसी पॉइंट चार्ज से स्मॉल r दूरी पर विभव का जो फार्मूला होता है ना, V बराबर KQ अपान R होता है भाई। तो यहाँ पे K लग जाएगा, आवेश का मान चिन्हों के साथ लगा देंगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है बोलो, R प्लस L क्या बन जाएगी बोलो, R प्लस L बन जाएगी, ये 1 बन जाएगा। और दूसरे वाले की इसके वाली वजह से निकाल दो भाई, तो बन जाएगा KQ अपान क्या, ये दूरी क्या आएगी भैया, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आएगी, पूरा R, L निकाल देंगे तो क्या आएगा, R माइनस
एल आएगा। समीकरण नंबर 2 आपका आ गया। अब हम क्या बोलेंगे भैया, अब हम बोलेंगे चूंकि वी नेट का मान क्या आएगा, वी अदिश राशि है तो V1 प्लस क्या बोलो V2 आएगा। V1 का मान क्या है माइनस के क्यू अपान क्या बोलो R प्लस एल है। V2 का मान क्या है प्लस के क्यू अपान क्या बोलो R प्लस एल है, ठीक है ना। R माइनस एल है भाई, यहाँ पे माइनस है। के क्यू कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 1 अपान आर प्लस एल और यहाँ पे प्लस का 1 अपान आर माइनस एल आएगा मित्रों। तो यहाँ देखो के क्यू रहने दिया जाए और यहाँ पे माइनस का आर प्लस का एल और प्लस का आर प्लस का एल अपान क्या बन जाएगा बोलो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बन जाएगा और आर से आर कट जाएगा मेरे भाई। और यहाँ क्या आएगा बोलो बराबर क्या ये आएगा के क्यू आएगा और ये 2l आएगा अपान क्या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कोई बात नहीं, हम बोलेंगे यदि यल बहुत छोटा हुआ, किससे बोलो यल बहुत छोटा हुआ, ऐसे लगा दो आर से, तब क्या होगा मेरे भाई, तब जो आएगा ना ये देखो वी नेट का मान आएगा पॉइंट पी पर, ये देखो क्यू इंटू 2l क्या बन जाएगा, ये आपका आघूर्ण बन जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा। और एल अगर बहुत छोटा है तो इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, तो के पी अपान क्या आएगा बोलो भैया आर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका इस वाले पॉइंट पर क्या हो गया बोलो वी नेट का फार्मूला हो गया। हैंस प्रूव्ड करना, आराम से पॉकेट के अंदर रखना, मस्ती से लगा के चले आना। और जानते हो वैद्युत द्विध्रुव क्या विभव जो होता है अदिश राशि होती है और जो फार्मूला लगाएंगे चिन्हों के साथ लगाएंगे और अंतिम में वी नेट के लिए जोड़ लेंगे, जो आंसर आएगा पॉकेट वाला आंसर आएगा मेरे भाई। अगला देखो भाई घ वाला क्या बोलता है, घ वाला सवाल लगाने के लिए काम करते हैं, यहीं पे चिपका डालते नहीं भाई, कहाँ जाएंगे अगले पेज पर। घ वाला क्या बोलता है, द्रव्य तरंगे क्या होती हैं। देखो भाई देव और दे ब्रोगली समीकरण लिखिए। द्रव्य तरंगे क्या होती हैं पर ये जान लीजिए आप, द्रव्य तरंगे जब भी कोई मतलब कण अगर गतिमान अवस्था में है, अगर कोई कण मित्रों गतिमान अवस्था में है तो वह तरंगों के जैसे व्यवहार को प्रदर्शित करता है। कौन कहता है, दे ब्रोगली साहब कहते हैं। क्या बोलते हैं, अगर कोई मान लो कण गतिमान अवस्था में है तो वह तरंगों जैसे व्यवहार प्रदर्शित करता है, उसी तरंगों को हम क्या बोल देंगे, द्रव तरंगे बोलते हैं। और दे ब्रोगली समीकरण क्या होता है भाई साहब, लैम्डा बराबर क्या होता है बोलो एच बाई पी होता है। लैम्डा बराबर क्या एच बाई पी, इसको लिखना पड़ेगा आपको, जहां पे एच क्या है प्लांक कांस्टेंट है और पी क्या है ये आपका संवेग, कण का संवेग है। संवेग माने क्या, या लैम्डा बराबर एच अपान क्या एम वी बन जाएगा, ठीक है ना, कण का संवेग हो जाएगा, यानी कण का द्रव्यमान कण का वेग। और एच क्या है बोलो प्लांक कांस्टेंट है मित्रों। प्लांक कांस्टेंट का मान क्या होता है 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 34। और आप मात्रक नोट कर लीजिएगा। तो इतना हो गया हमारा, इसका घ भी लग गया। अब चलते हैं मित्रों, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, बहुत ताम झाम नहीं करना है। अब चलते हैं अगले वाले सवाल के ऊपर। अगला सवाल कहता है मित्रों खंड द आ गया यार, हंसते हंसाते खेलते खिलाते खंड द आ गया और खंड द को आराम से हमको लगाना है और मस्ती के साथ लगाना है, स्मूथली सारा काम चल रहा है। तो आपका काम क्या है, बैठे रहना आराम से इत्मीनान से। चौथे का क क्या कह रहा है मित्रों, क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। क्या बोलता है, क्रांतिक कोण की परिभाषा देनी है। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, ध्यान देना। जब प्रकाश क्या होती है बोलो, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही होती है, कहां से बोलो, सघन माध्यम से मित्रों विरल माध्यम में प्रवेश कर रही होती है, तो हम क्या बोलेंगे, सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण। अब यहां से लिखिएगा, सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, तो वही जो आपतन कोण है ना वही क्रांतिक कोण कहलाता है, आईसी क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम क्यों बोला जाता है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर जाती है, ये आपका अभिलंब है, नॉर्मल है, इनसे दूर जाती है, इसीलिए ऐसा बोलता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश किरण, मतलब जब सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण, यहां से लिखना होता है सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उस आपतन कोण का नाम बन जाएगा क्रांतिक कोण बन जाएगा। भैया प्रकाशिक तंतु क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर है यार। प्रकाशिक तंतु क्या होता है, तो हम बोलेंगे प्रकाशिक तंतु मतलब कि एक ऐसा महीन तार होता है
प्रकाशिक तंतु एक ऐसा महीन तार होता है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि अगर मान लो कोई सिग्नल एक सिरे से अगर दूसरे सिरे पर भेजा जाए, या ऊर्जा, कोई ऊर्जा अगर इनकी एक सिरे से दूसरे सिरे पर भेजा जाए तो यहाँ पे उसका ह्रास नहीं होता, और जितना तुम भेजते हो उतना दूसरे वाले पहुंच जाता है। एक किसका वजह है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही कारण है। तो हम क्या बोलेंगे? प्रकाशिक तंतु एक ऐसा मतलब कि पतला महीन सा तार होता है जिसमें जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस मतलब कि हम बोलेंगे प्रकाशिक तंतु में अगर कोई ऊर्जा या कोई सिग्नल एक सिरे से दूसरे सिरे पर भेजा जा रहा है तो यहाँ पे उसका ह्रास नगण्य के बराबर होता है। यानी कि अगर यहाँ जितना ऊर्जा दोगे वहां इतना पा जाओगे। तो मैंने जो बोला है उसको नोट कर लो या दिमाग में कहानी की तरह रख लोगे तो सारी कहानी बन जाएगी भाई। अब चलते हैं चौथे के ख वाले के ऊपर। चौथा वाला ख कहता है क्या भाई साहब? इसको थोड़ा देखिएगा। ख कह रहा है एक धातु का कार्यफलन 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -9। नहीं भाई, ये -19 रहेगा, गलती लिखा है, जूल है। यदि इस धातु में 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 14 है हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश किरण पुंज डाला जाए तो संस्तब्ध विभव की गणना कीजिए। कह रहा है तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है क्या? निरोधी वाला विभव। संस्तब्ध माने एक बात और है, निरोधी विभव होता है मेरे भाई। तो कोई बात नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपको छोटी सी कहानी बताऊं तो याद होगा, जानते हो क्या? जैसे मान लो ये कोई धातु की प्लेट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराना है, तो यहाँ पे हमने जो ऊर्जा दी है, जो ऊर्जा आप दे रहे हो ना मित्रों, वो क्या होता है? कुछ कार्यफलन में जाता है, और जो बचता है ना वो क्या बन जाता है? काइनेटिक एनर्जी बन जाता है, वही लेके जाता है। यानी कि देखो हाई कार्यफलन है, ए क्या है बोलो? ए आपका कार्यफलन है, ठीक है ना मित्रों। और जानते हो ये आपका क्या है बोलो? ये आपका गतिज ऊर्जा है, जो उसके पास इलेक्ट्रॉन के मान लो यहाँ 100 जूल ऊर्जा आई, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन मतलब अपने यहाँ से निकालने के लिए 20 ले लिया, तो 20 तो निकालने में चला गया, 80 लेके बाहर जाएगा तो 80 उसकी गतिज वाली ऊर्जा बन जाएगी। तो ये बन जाएगी गतिज ऊर्जा बन जाएगी, ठीक है ना। और ये क्या है? आपकी दी गई ऊर्जा है मित्रों। अब यहाँ देखिए क्या होता है, एक कहानी यहाँ देखो। और E बराबर क्या होता है? HF होता है। अरे भाई E बराबर क्या होता है? बेसिकली E बराबर SC बाई लैम्डा होता है। तो C बाई लैम्डा फ्रीक्वेंसी बन जाती है। कार्यफलन तो W दिया ही है, प्लस K मैक्स जानते हो क्या होता है? अब मान लो यहाँ पे प्लस वाला प्लेट है और यहाँ पे क्या नेगेटिव वाला प्लेट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जा रहा है तो जो ऊर्जा इनके पास होती है वही K मैक्स होता है। और जानते एक फार्मूला और होता है, क्या होता है? K मैक्स यानी जो इनके पास ऊर्जा है वही कार्य के बराबर होता है। और V बराबर क्या? W बाई Q, यानी कि W बराबर VQ होता है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे Q के स्थान पे इलेक्ट्रॉन है और V के स्थान पे जो इनके बीच विभवांतर वही V0 होता है मेरे भाई। तो इसको हम बोलेंगे या फिर क्या, यही आपका निरोधी वाला विभव है। तो E V0 बराबर, इनको यहाँ लेके आइए, HF माइनस W बन जाएगा। तो यहाँ लेकर लगाते हैं भाई, या हम क्या बोलेंगे? E V0 बराबर HF, H माने क्या? 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -34 बन जाएगा। और फ्रीक्वेंसी क्या मित्रों? ये आपकी दिया गया है 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 14 है ना जी। और यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पे लगा है माइनस। कार्यफलन क्या दिया है? 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर नेगेटिव का 19 दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, सवाल आपका लग रहा है, या लगा दीजिए E V0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 6 36, 6 6 36, 3 39 बन जाएगा यहाँ। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 10 पे घात माइनस का 20 आएगा, माइनस 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर नेगेटिव का 19 बन जाएगा मेरे भाई। और जानते हो यहाँ पे क्या आएगा? अभी आएगा 3.96, इसको यहाँ लेके आइए तो 10 पावर माइनस का 19 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर नेगेटिव का 19 आ जाएगा। और यहाँ पे या फिर क्या फिर से बोलेंगे E V0 बराबर, यहाँ देखो 10 पे घाते नेगेटिव का 19 कॉमन ले लो तो 3.96 और माइनस क्या 2.5। तो जब 3.96 में से घटाएंगे क्या 2.5 घटाएंगे ना मित्रों, तो ये आएगा 4 6 1.46 आएगा। 1.46 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर नेगेटिव का 19 क्या आएगा बोलो? जूल आएगा मित्रों मेरे।
और जान तो करना क्या है। और अगर मान लो आपको इसका मान निकालना है तो V नॉट बराबर क्या आएगा, ये आ जाएगा 1.46 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस का 19 और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर क्या हो जाएगा बोलो माइनस का 19 और यहाँ बन जाएगा वोल्ट बन जाएगा, है पूरा कट जाएगा। तो आप इसका भाग कर लीजिएगा 1.46 अपान क्या 1.6 आपका ये आएगा वोल्ट में आपका आ जाएगा आंसर। मित्रों कुछ है नहीं यार, मतलब एक कहानी जिनको समझ में आती है ना कि जितना ऊर्जा दे रहे होते हो कुछ कार्यफलन में लेता है, जो बचता लेके भाग जाता है। अब अगर इसको समझ में आ जाएगा, यहाँ से समझ लीजिए कि जो के मैक्स है वह इनके पास ऊर्जा है, मतलब विभव के फार्मूले में क्या W बराबर VQ बन जाता है। तो E Q के स्थान पे इलेक्ट्रॉन का आवेश है और V के स्थान पे यहाँ का विभव यानी विभवांतर होता है, V नॉट बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लो। अब चलते हैं इस गै वाले सवाल पर। मित्रों गै वाला सवाल क्या बोलता है, बायो-सेवर्ट की व्याख्या नियम की व्याख्या कीजिए तथा बायो-सेवर्ट समीकरण की सहायता से म्यू नॉट का मात्रक निकालिए। बहुत छोटा सवाल है मेरे भाई। बायो-सेवर्ट का नियम जानते हो क्या बोलता है, बायो-सेवर्ट का जो नियम पहले इनका फार्मूला जान जाओ क्या होता है, ये बी बराबर होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे क्या होता है बोलो आर का स्क्वायर होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर होता है। मेरे भाई व्याख्या करना है तो हम बोलेंगे मान लिया अगर कोई ये धारावाही चालक तार है तो धारावाही चालक तार के एक छोटे से लेंथ की वजह से, किसी धारावाही चालक तार की एक छोटे लंबाई की वजह से स्मॉल आर दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर होती है। जहां लिखना पड़ेगा क्या, जहां जो थीटा है ना मेरे भाई वो क्या बन जाएगा आई या डीएल लगा दो, डीएल व आर के बीच का कोण है, डीएल व आर के बीच का कोण है। तो हमने क्या बोला व्याख्या करना ना भाई, तो हम बोलेंगे बी प्रोपोर्शनल टू क्या बोलो डीएल, बी प्रोपोर्शनल टू क्या बोलो आई, बी प्रोपोर्शनल टू क्या बोलो साइन थीटा और बी प्रोपोर्शनल टू क्या 1 अपान आर का स्क्वायर, यही व्याख्या करना है। हम बोलेंगे उपरोक्त सूत्र से बी प्रोपोर्शनल टू डीएल यानी कि लंबाई के अनुपाती होता है और जो क्षेत्र यहाँ पॉइंट पी पर बन रहा होता है वो धारा के अनुपाती होता है और जो यहाँ क्षेत्र बन डीएल की वजह जो क्षेत्र बन रहा होता है वह साइन थीटा के अनुपाती होता है और जो डीएल की वजह से यहाँ क्षेत्र बन रहा है वह उनके बीच की दूरी के क्या होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मित्रों ये आपका गैर सवाल लग गया, लेकिन हाँ म्यू नॉट का मात्रक निकालना है मेरे भाई अभी। तो यहाँ पे बी का मात्रक टेस्ला होता है, कोई बात नहीं साहब। और यहाँ पे जानते हो क्या होएगा, ए यहाँ जाएगा मीटर का स्क्वायर लग जाएगा, कोई बात नहीं मेरे भाई। यहाँ आई का एम्पियर बन जाएगा और डीएल लंबाई का मीटर बन जाएगा। यहाँ बचा म्यू नॉट खाली बचेगा, इनका मात्रक तो कुछ होगा नहीं, साइन का मात्रक कुछ रहेगा नहीं, तो यहाँ मीटर मीटर कट जाएगा। तो म्यू नॉट का जो मात्रक आएगा ना मेरे भाई वो क्या आएगा बोलो, ये आएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या आएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर आएगा। ये आपका गए वाला सवाल लग गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। जो मैं बोल रहा हूं उसको कॉपी पर अपने पेन की सहायता से लिखने का प्रयास करिए आप लोग। अब चलते हैं अगले वाले पर। एक कह रहा है घ वाला सवाल है मेरे मित्रों, कह रहा है 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या है। अरे भाई कह रहा है दिया है अपवर्तनांक n का मान क्या दिया है, हम बोलेंगे दिया है प्रिज्म के अपवर्तनांक n का मान 1.732 लगभग √3 का मान होता है मेरे भाई। आगे बोलता है समबाहु प्रिज्म है, मतलब प्रिज्म कोण दिया है। प्रिज्म कोण क्या होता है मेरे भाई, प्रिज्म कोण बराबर क्या होता है, ए होता है। ये दिया है आपका 60 डिग्री दिया है, कोई बात नहीं। समबाहु माने क्या 60 डिग्री होता है। अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए, बोलता है अल्पतम विचलन कोण का मान निकालना है। तो अल्पतम विचलन कोण के लिए मैं आपको पहले बता, छोटी सी बात देखो भाई क्या होता है, एन बराबर क्या होता है, ये होता है साइन और यहाँ पे डेल्टा एम बाई ए बाई 2 अपान क्या जानते हो, ये होता है साइन ए बाई 2 होता है मेरे भाई। अब करना क्या, एन का मान कर्णिम 3 दिया हुआ है, कोई बात नहीं, साइन यहाँ पे है रहने दिया जाए और यहाँ पे क्या बोलो डेल्टा एम और प्लस क्या बोलो यहाँ पे ए का मान 60 डिग्री है और बटे यहाँ पे क्या बोलो 2 है और यहाँ पे ए का मान 60 आएगा। तो साइन 60 बटे
2 मतलब क्या 30 बन जाएगा, और साइन 30 का मान क्या 1/2 होता है। अब इनको यहाँ लेके आइए तो एक ऐसे गुणा कर लो मेरे भाई, ऐसे कर लीजिए ना, तो ये आएगा कर्णिम 3/2 हो जाएगा बराबर साइन क्या डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री बटे 2 हो जाएगा। और जहाँ एक इसका मान होता है साइन 60 का होता है, और यहाँ पे क्या साइन यहाँ बन जाएगा डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री बाई 2 बन जाएगा। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 60 दूनी 120 डिग्री बराबर डेल्टा एम प्लस 60 आएगा। इसलिए भैया इसलिए डेल्टा एम का मान क्या आएगा 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर क्या आएगा बोलो 60 डिग्री, जानने की अल्पतम विचलन कोण का मान क्या आएगा बोलो 60 डिग्री का आ जाएगा। आपतन कोण का मान पूछ रहा है, अगर आपतन कोण का मान पूछ रहा है तो कोई बात नहीं भाई, ये आपतन कोण होता है एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये आई होता है। हम बोलेंगे बिकॉज आई बराबर क्या है मित्रों, ये आपका है डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 है ना, तो डेल्टा एम का मान 60, ए का मान भी 60 है, बटे 2 लगा दो तो ये भी कितना आएगा, इसलिए आई का मान भी 60 दूनी 120 बटे 2 60 डिग्री आएगा। इसका भी आंसर आ गया, और हमने इत्मीनान दे बहुत आराम से हमने यहाँ तक खत्म किया है। और जो आगे वाले क्वेश्चन है आपको अगले स्टेप में दिए जाएंगे। आपकी पढ़ाई कंटिन्यूअस में बनी रहे, और बाकी विषय यानी कि मैथ का तो अनुसार हम आपको दे ही रहे हैं सॉल्व करके, लेकिन जानते हो बाकी विषय हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया मित्रों, आप इन पर भी फोकस करिएगा आराम से। केमिस्ट्री आपकी हो गई, यानी कि जो सब्जेक्ट आपको मतलब कि बहुत परेशान करते हैं, हिंदी वगैरह खास करके वही नंबर आपके घटाते बढ़ाते हैं, तो हिंदी में आपका तैयारी बहुत जम के होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अच्छी बात है। तो मिलेंगे आपसे अगले वाले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और बोर्ड टॉप करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ।